नंबर 72 को 72 लिखा गया है, और जब 72 को हम थोड़ा जल्दी बोलते हैं तो वो सुनने में 72 जैसा लगता है। क्या बात है, ये तो वाकई बहुत क्रिएटिव है। और इसके साथ जो विजुअल है वो और भी कमाल का है। एक अपराधी जिसे शायद फांसी की सजा मिली है, वो भारत के राज चिन्ह के सामने हाथ जोड़े खड़ा है और राष्ट्रपति से आखिरी उम्मीद के रूप में प्रार्थना कर रहा है कि राष्ट्रपति जी मेरा साथ दो, मुझे क्षमा कर दो। और इस एक छोटे से वाक्य और तस्वीर में आर्टिकल 72 का पूरा सार छिपा हुआ है। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति यानी प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर को परिभाषित करता है। मतलब आखिरी उम्मीद राष्ट्रपति ही होते हैं। हाँ, जब किसी अपराधी को देश की सर्वोच्च अदालत से भी सजा मिल जाती है, तब भी संविधान एक आखिरी दरवाजा खुला रखता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास कोई एक शक्ति नहीं है, बल्कि 5 अलग-अलग प्रकार की शक्तियां होती हैं। 5 अलग-अलग शक्तियां? हाँ जी, क्षमा यानी पार्डन, फिर लघुकरण यानी कम्यूटेशन, उसके बाद परिहार जिसे रेमिशन कहते हैं, चौथा है विराम यानी रेस्पाइट, और आखिरी है प्रविलंबन यानी रिप्रीव। इन सब में अंतर समझना तो जरूरी है। चलिए सबसे पहले क्षमा या पार्डन को लेते हैं। मैं सोच रही थी कि इसे एक स्मार्टफोन के फैक्ट्री रीसेट की एनालॉजी से समझाया जाए। फैक्ट्री रीसेट, ये थोड़ा नया है, बताइए कैसे? देखिए, जैसे जब हम किसी फोन को रीसेट करते हैं तो सब कुछ मिट जाता है और फोन एकदम नया हो जाता है, वैसा ही जैसा डब्बे से निकला था। तो क्या क्षमा में भी अपराधी पूरी तरह से सभी सजाओं और दोषों से मुक्त हो जाता है? ये बहुत ही सटीक एनालॉजी दी आपने। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्षमा का अर्थ है स्थिति का शून्य हो जाना। जब राष्ट्रपति किसी को पूर्ण क्षमा देते हैं तो उसकी सजा तो खत्म होती ही है, उसका दोष भी मिट जाता है। ओह, मतलब जुर्म ही हिस्ट्री से डिलीट हो गया एक तरह से। एग्जैक्टली। कानूनी नजरों में वो व्यक्ति एक आम निर्दोष नागरिक बन जाता है, जैसे उसने कभी कोई अपराध किया ही ना हो। ये तो सच में फोन को फॉर्मेट करने जैसा ही हुआ। लेकिन अब आते हैं उन शक्तियों की बारीकियों पर जहां परीक्षक अक्सर छात्रों को फंसाता है। पीडीएफ में इसे एग्जाम ट्रैप कहा गया है। सही नाम दिया है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, खास तौर पर लघुकरण और परिहार के बीच के बारीक अंतर में। तो इस एग्जाम ट्रैप से कैसे बचेंगे? चलिए पीडीएफ के हिसाब से पॉइंट वाइज ब्रेकडाउन करते हैं। पहला है लघुकरण या कम्यूटेशन। इसका मतलब है सजा की प्रकृति या उसके नेचर को बदलना। जैसे मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना। बिल्कुल सही। मृत्युदंड एक कठोर सजा है और उसे आजीवन कारावास जैसी थोड़ी हल्की सजा में बदल दिया गया। यहाँ सजा का फॉर्म ही चेंज हो गया। अच्छा, और फिर परिहार या रिमिशन क्या होता है? परिहार में सजा की प्रकृति बदले बिना सिर्फ उसकी अवधि या टाइम को कम किया जाता है। मतलब नेचर वही रहेगा, बस टाइम कम होगा। हाँ, जैसे किसी को 2 साल की कठोर कैद मिली है और राष्ट्रपति उसे 1 साल की कठोर कैद में बदल दें, सजा अभी भी कठोर ही है, बस समय आधा हो गया। इसके बाद आता है विराम या रेस्पाइट। ये किस बारे में है? विराम का मतलब है किसी विशेष स्थिति या स्पेशल फैक्ट्स के कारण मूल सजा को कम करना। जैसे अगर कोई महिला कैदी गर्भवती है या कोई व्यक्ति विकलांग है, तो उनकी हालत को देखते हुए उन्हें थोड़ी राहत दी जाती है। हाँ, ऐसी विशेष स्थितियों में उनकी सजा को कम किया जा सकता है। ये एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर होता है। और आखिरी वाला क्या था? प्राविलंबन या रिप्रीव, राइट? सही। प्राविलंबन का मतलब है सजा के निष्पादन पर एक अस्थायी रोक यानी टेम्पररी स्टे लगाना, खासकर मृत्युदंड के मामलों में। तो क्या इससे सजा खत्म हो जाती है? नहीं, सजा खत्म नहीं होती, बस एक पॉज लग जाता है ताकि दोषी को दया याचिका यानी मर्सी पिटिशन दायर करने का वक्त मिल सके। ये तो पूरा गेम ऑफ वर्ड्स लगता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात मैं पीडीएफ के एग्जाम ट्रैप चार्ट में देख रही हूँ, वहाँ एक गोल्डन रूल का जिक्र है। ओह हाँ, वो गोल्डन रूल बहुत काम का है। उसके मुताबिक लघुकरण यानी कम्यूटेशन का सीधा मतलब है सजा की क्वालिटी या नेचर में बदलाव। और परिहार यानी रिमिशन का मतलब है सिर्फ क्वांटिटी या अवधि में बदलाव। एकदम सही। क्वालिटी बदली तो लघुकरण और क्वांटिटी बदली तो परिहार। ये फंडा दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। चलिए इस नियम को जरा टेस्ट करते हैं। मैं पीडीएफ में दिए गए एक मॉक एग्जाम क्वेश्चन को उठाती हूँ। पूछिए, क्या सवाल है? सवाल ये है कि यदि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देता है
तो इसे क्या कहेंगे? तो आप लगाइए अपना लॉजिक इस पर। देखिए, क्योंकि यहाँ मृत्युदंड एक पूरी तरह से अलग सजा है और आजीवन कारावास एक अलग प्रकार की सजा है, तो यहाँ सजा का नेचर बदल गया है। इसका मतलब ये क्वालिटी में बदलाव है और गोल्डन रूल के हिसाब से ये लघुकरण या कॉम्यूटेशन होना चाहिए। बेहतरीन, आपने बिल्कुल सही लॉजिक लगाया। जब जान लेने वाली सजा उम्र कैद में बदल गई तो उसकी पूरी क्वालिटी ही बदल गई, इसलिए ये कॉम्यूटेशन है। चलिए अब राष्ट्रपति की इन व्यक्तिगत और अर्ध न्यायिक शक्तियों से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं संघ यानी यूनियन की व्यापक प्रशासनिक शक्तियों की तरफ। यानी अब हम आर्टिकल 73 के मैदान में उतर रहे हैं। हाँ, और इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया विजुअल ट्रिक है पीडीएफ में। 73 यानी 7-3 और इसे विजुअल में सत्ता का सीन या सत्ता का ट्री कहा गया है। सत्ता का ट्री, ये सुनने में ही बड़ा मजेदार लगता है। बिल्कुल। मेरा आपसे एक सवाल है कि एक पेड़ की शाखाएं यानी ब्रांचेस कहाँ तक फैल सकती हैं? एक पेड़ की शाखाएं, वो तो इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी जड़ें कहाँ तक गई हैं और जमीन के अंदर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। बस यही आर्टिकल 73 का पूरा आधार है। ये पेड़ भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार यानी एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन का प्रतीक है। और इस पीडीएफ में इसे बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया गया है, जिसे समान विस्तार का नियम या रूल ऑफ कोएक्सटेंसिवनेस कहा जाता है। तो इस नियम का मतलब क्या हुआ इस पेड़ और जड़ों के कॉन्टेक्स्ट में? मतलब यह है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति ठीक वहीं तक फैल सकती है जहां तक संसद या पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है। तो संसद जड़ें हैं और एग्जीक्यूटिव पावर उसकी शाखाएं। एकदम सही। जैसे आप कानून के जरिए नियंत्रित नहीं कर सकते, वहां प्रशासन भी नहीं चला सकते। और इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट है, अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या इंटरनेशनल ट्रीटी से देश को कुछ अधिकार मिलते हैं तो उनका प्रयोग भी संघ कर सकता है। अच्छा, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रीटी साइन होती हैं उनका प्रशासन भी सेंटर के पास होता है? हाँ, उनको लागू करने की शक्ति सीधे तौर पर यूनियन एग्जीक्यूटिव को मिल जाती है। लेकिन एक सेकंड, पीडीएफ में एक जगह है जहां ये समान विस्तार का नियम थोड़ा पेचीदा हो जाता है। वो एक एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। आप समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर रही हैं ना? हाँ, वही, जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे लागू कौन करेगा? मेरा मतलब है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होगी? ये शक्ति के बंटवारे को सच में बड़ा जटिल बना देता है। देखिए, जब समवर्ती सूची के विषय पर संसद कोई कानून बनाती है तो लॉजिकली तो उसे यूनियन को ही लागू करना चाहिए। सही बात है, जिसने कानून बनाया वही लागू करेगा। लेकिन यहाँ संविधान ने राज्यों या स्टेट्स के हितों को ध्यान में रखा है, इसलिए समवर्ती सूची के मामलों में उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी डिफॉल्ट रूप से राज्यों के पास ही होती है। ओह, डिफॉल्ट पावर स्टेट्स के पास है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ, यूनियन के पास ये एग्जीक्यूटिव पावर केवल एक ही अपवाद यानी एक्सेप्शन में आती है। और वो एक्सेप्शन क्या है? जिसे पीडीएफ में व्हिप पावर कहा गया है। अगर संविधान खुद या फिर संसद कानून बनाते वक्त स्पष्ट रूप से ये लिख दे कि इस कानून को सेंटर लागू करेगा, तभी संघ के पास ये शक्ति आती है, वरना बाय डिफॉल्ट स्टेट ही करेगा। तो इसका मतलब हर कंकरेंट लिस्ट वाले कानून को स्टेट्स ही लागू करेंगे जब तक कि स्पेसिफिकली सेंटर को पावर ना दी जाए। सही पकड़ा। ये स्टेट्स और सेंटर के बीच बैलेंस बनाए रखने का तरीका है। दोनों आर्टिकल्स को एक साथ रखकर देखना काफी इंटरेस्टिंग है। अगर हम दोनों का एक तुलनात्मक नजरिया स्थापित करें तो? हाँ, द कॉम्प्रिहेंसिव व्यू वाली स्लाइड में एग्जैक्टली यही किया गया है। मैं इस स्लाइड को देख रही थी। आर्टिकल 72 के बारे में यही कहा जा सकता है कि ये राष्ट्रपति की एक अर्ध न्यायिक या मर्सी प्रकृति की शक्ति है। इसका प्रतीक तराजू और दिल है। तराजू न्याय के लिए और दिल करुणा या मर्सी के लिए। ये बहुत ही पावरफुल विजुअल है। और फिर आर्टिकल 73 को देखें तो आर्टिकल 73 के प्रतीक तो गियर्स और दस्तावेज है यानी डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल, क्योंकि वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाने वाले प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों की सीमा तय करता है। इसका न्याय या मर्सी से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। तो दोनों आर्टिकल्स मिलकर भारत संघ के सर्वोच्च पद की शक्तियों और उनकी सीमाओं को बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। और वही इस कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है, जहां बैलेंस बनाया गया है। चलिए इस चर्चा के अंत में हम पीडीएफ में दी गई क्विक रिवीजन शीट का तेजी से रिकैप कर लेते हैं। सुनने वालों के लिए ये बहुत यूजफुल होगा। हाँ, जरूर शुरू कीजिए। 72 मतलब 7-2, जिसमें 5 क्षमादान शक्तियां आती हैं, और 73 मतलब सत्ता का ट्री, जो कार्यपालिका शक्ति के विस्तार को दर्शाता है। और दोनों में एक बात कॉमन है, एनबी ग्लोबल ज्ञान का मंत्र, जो कि है रटना खत्म और समझना शुरू।
ये चीट शीट एग्जाम वाले दिन के लिए तो सच में एक सुपर टूल है। बिना किसी शक के विजुअल्स दिमाग में बस जाते हैं और फिर एग्जाम प्रेशर में भी याद आते हैं।